हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्लास। हम लोगों ने इससे पहले पिछली क्लास में वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। हम लोग दोबारा से उस क्लास को रिकॉल करते हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंटों को। हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वह क्या होता है, जिसमें समान परिमाण के आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश का परिमाण और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आज हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण यदि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए किसी बिंदु पर, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखो, हम लोग पहले पॉइंट पर आज हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में जानते हैं। देखो, तो अक्षीय स्थिति का अर्थ होता है कि जो द्विध्रुव दिया गया है उस द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो भी रेखा होगी उसमें किसी भी पॉइंट पर आपसे क्या पूछ सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे अक्षीय स्थिति। यदि आपसे कहा जाए निरक्षीय स्थिति बताइए, तो निरक्षीय स्थिति का अर्थ होगा वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत। तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्ष और इसको हम लोग बोलते हैं निरक्ष। तो इस अक्ष में यदि कोई पॉइंट दिया जाएगा तो अक्षीय स्थिति कहलाएगी, और यदि अक्ष के लंबवत कोई पॉइंट दिया जाएगा तो निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। सबसे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। देखो, हम लोग मान लेते हैं कि दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके आवेश के परिमाण कैसे हैं, समान हैं, एक दूसरे से 2l दूरी पर हैं। यदि 2l दूरी पर हैं तो यदि इसका मध्य बिंदु O है तो यह दूरी हो जाएगी L और O से यह दूरी भी हो जाएगी L। मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जो कि अक्षीय अवस्था में है। यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी हुई है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में r²। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यदि हम वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी दो बिंदु आवेश हैं, -q और +q। तो इन दोनों आवेशों के कारण अलग अलग हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम प्लस के कारण ध्यान दें तो प्लस के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव आवेश से बाहर की ओर होती है, तो आवेश से दूर जाएगी। और बताया गया है माइनस के कारण आवेश की ओर होती है, तो यदि हम इसको E2 मान लें तो आवेश की ओर हो जाएगी। कहने का मतलब है प्लस के कारण यदि हमने E1 माना है तो E1 बाहर की ओर, और माइनस के कारण यदि E2 माना है तो E2 आवेश की ओर हो जाएगा। अब बिंदु P पर यदि आपसे कोई परिणामी पूछेगा तो दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए दोनों का अंतर जो भी होगा वह क्या होगा, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब हम लोग पहले तो +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, +q के कारण। अब +q के कारण यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना चाहें तो क्या होगा, सूत्र E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में r² होता है, और r क्या होता है, आवेश से दूरी होती है। लेकिन यहां पर +q से जो बिंदु P की दूरी है वह r ना होकर यहां पर कितनी दूरी है, r - l। क्यों ऐसा है,
क्योंकि देखो O से दूरी जो दी गई है वो R है, यह दूरी हम लोगों को हटानी होगी जो कि कितनी है, L है। तो यहां से जो दूरी आएगी प्लस Q आवेश से वह कितनी हो जाएगी, R माइनस L। तो यहां पे सूत्र बन जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यदि E1 की दिशा की बात कर रहे हैं तो दिशा किस ओर होगी, तो E1 है बिंदु P से बाहर की ओर, तो इसका मतलब है आप लिख सकते हो AP के अनुदिश। AP के अनुदिश का मतलब क्या है, A से P के अनुदिश बाहर की ओर। अब इसी प्रकार से यदि आप माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हो, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हो, तो माइनस Q आवेश के कारण हम लोग मान लेते हैं E2। तो E2 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में, अब यहां माइनस Q आवेश से दूरी को देखते हैं, तो माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी वह O से तो R थी, इतनी और ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, R प्लस में L। तो माइनस Q आवेश से जो दूरी होगी वह कितनी हो जाएगी, R प्लस L, और यहां पर जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, R प्लस L का स्क्वायर। तो E2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दिशा की बात कर लेते हैं, तो दिशा किस ओर होगी, यदि आप ध्यान दोगे तो यह माइनस Q आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं, तो आवेश की ओर होती है, इसका मतलब है P से A की ओर, यानी कि लिख सकते हैं PA के अनुदिश। अब यदि आपसे कहें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बताइए, क्या बताया, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करना चाहते हो, तो देखो यहां पर E1 है बाहर की ओर और E2 है अंदर की ओर, इसलिए दोनों की दिशाएं हैं विपरीत। इसका मतलब है जो सदिश योग निकलेगा वह कैसा होगा, दोनों का अंतर, यानी कि E का जो मान होगा वह क्या होगा, इन दोनों का अंतर। तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब E1 माइनस E2 ही क्यों लेंगे, E2 माइनस E1 क्यों नहीं ले रहे, तो यहां पर हम लोगों को समझना है कि R माइनस L छोटा मान होगा जिससे E1 का मान बड़ा होगा, और R प्लस L बड़ा मान होगा, इससे E2 का मान छोटा होगा, तो बड़े में छोटे को घटाएंगे। E1 माइनस E2, अब इन दोनों के मान को रख लेते हैं, तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस अगर E2 के मान की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है और Q भी कॉमन है, तो दोनों से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अंदर क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां पर यदि ध्यान दें तो यहां पर एलसीएम ले सकते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, यदि कॉमन नहीं है तो दोनों का एलसीएम इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो यहां पर दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम दोनों का गुणा आएगा, तो R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, और इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करा सकते हैं, तो 1 से जब गुणा होगा तो आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो यहां पर अब आगे हम लोग हल करते हैं, हम लोगों को प्राप्त क्या होगा, देखिए
यहां पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह कॉमन था तो इसको बाहर ही रखे रहते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंदर यहां पर ध्यान दे तो ये लिखा है R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो R प्लस एल का होल स्क्वायर क्या होगा? R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस में 2RL, A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। फिर माइनस में लिखा हुआ है R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो R माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा? R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस में 2R इंटू एल। बटे में यदि हम लोग ध्यान दें तो यहां पर देखो लिखा है A प्लस बी और इंटू में A माइनस बी। तो यह सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसी प्रकार से इसको यदि हम पढ़ेंगे तो R प्लस एल R माइनस एल, तो यह सूत्र बन जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, और बाहर क्या लगा हुआ है? होल स्क्वायर। अंदर माइनस का गुणा करवा लेते हैं तो क्या आएगा? देखो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अंदर यदि माइनस का गुणा होगा तो यहां पर आया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यह माइनस माइनस हो गया प्लस का 2RL बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर यहां पर प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। एल स्क्वायर प्लस का दिया गया है, माइनस का दिया गया है, यह भी कट जाएगा। तो क्या आया? E का मान E बराबर हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां 2RL बचा है और यहां पर भी 2RL बचा हुआ है, तो 2RL इंटू 2RL या 2RL प्लस 2RL 4RL हो जाएगा बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था कि चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो इसको भी हम लोग Q इंटू 2L के रूप में बदलते हैं। किस प्रकार से? देखिए E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको यदि हम लोग 2L इंटू 2R लिख दें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, R इंटू एल लिखा ही है, तो 2L इंटू 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन गया Q इंटू 2L और इसका मान क्या होगा? P हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अब कि E का मान क्या आएगा? E का मान आ जाएगा, E बराबर आएगा, देखो ध्यान देंगे कितना, Q इंटू 2L का मान हो गया P, तो यहां बचा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q इंटू 2L का मान कितना हो गया? P, तो P इंटू 2R और अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह क्या होता है? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अब हम लोगों को मालूम है कि जो 2L है वह अल्प दूरी है, तो L और भी अल्प होगा, और यदि हम लोग मान लें कि R जो है वह बहुत बड़ा है L से, तो R स्क्वायर का मान L स्क्वायर के अपेक्षा और अधिक बड़ा होगा, जिस कारण हम लोग L स्क्वायर को नगण्य मानकर हटा देते हैं या छोड़ देते हैं। यदि हम L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ेंगे तो E की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P इंटू में 2R अपॉन में L स्क्वायर नगण्य मान के हम लोग छोड़ चुके हैं, तो R स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? R की पावर 4 आ गया। अब R की पावर 4 में एक R की पावर घटेगी, या कहा जाए हम लोग काट सकते हैं, तो E की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P, R से R एक कैंसिल हो गया, अपॉन में R क्यूब।
यह क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। किस स्थिति के लिए? निरक्षीय स्थिति के लिए। अब आप लोग इसको क्या करोगे? रिवाइज करके पीछे से बैक करके इसको नोट करिएगा। अब हम लोग इसमें ध्यान देते हैं कि इसमें दिशा क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या प्राप्त होगी? परिणामी की। हमको ये तो पता है प्लस के कारण बाहर, माइनस के कारण अंदर की ओर, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? तो हम लोगों को अभी हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में कि E1 का जो मान है वह बड़ा है और E2 का मान छोटा है। तो अब बड़े वाले सदिश में यदि छोटे वाले सदिश को घटाएंगे तो जो परिणामी की दिशा होगी वह सदैव बड़े की ओर होती है। इसका मतलब यह है कि E1 यदि बड़ा था तो E1 की ओर दिशा होगी। कहने का मतलब है इसकी दिशा हम क्या लिखेंगे? A से P के अनुदिश, यानी कि AP के अनुदिश। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। हम लोग एक चीज के बारे में और जानते हैं, इसके बाद अगले डेरिवेशन के बारे में आएंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और R के मध्य ग्राफ क्या प्राप्त होगा। देखो हमको पता चल गया कि E का जो मान आया वह कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन में 2P अपॉन में R क्यूब, 2P अपॉन में R क्यूब। इसका मतलब क्या है कि जो E है वह व्युत्क्रमानुपाती है R की घाते 3 के। अर्थात R का मान यदि आप बढ़ाओगे तो E का मान कैसा होगा? कम होगा। तो यदि हम लोग ग्राफ खींचना चाहें E व R के मध्य, E व R के मध्य, तो हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? एक वक्र रेखा प्राप्त होगी। और वक्र रेखा कैसे प्राप्त होगी? ढलान प्राप्त होगी। ढलान क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि E का मान हमको बढ़ाने पर R का मान घटेगा और R बढ़ाने पर E का मान घटता जाएगा। तो यदि हम लोग ग्राफ खींचना चाहें तो हमको ग्राफ जो होगा वह एक वक्र प्राप्त होगा जिसमें R का मान हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो E का मान क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। यह किसके लिए ग्राफ है? E व्युत्क्रमानुपाती 1/r की पावर 3 के। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है और इस वैद्युत द्विध्रुव AB में A पर आवेश रखा हुआ है -Q और B पर आवेश रखा हुआ है +Q। ठीक है, और इसकी निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। और इस R दूरी पर जो बिंदु P है यहां पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो हम लोगों ने जैसे अच्छी स्थिति में पहले +Q के कारण ज्ञात की और -Q के कारण ज्ञात की, इसी प्रकार से इसमें भी ज्ञात करेंगे। क्या करते हैं? पहले +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखते हैं किस ओर होगी। यदि हम +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माने तो E1 जो है वह प्लस से बाहर यानी कि प्लस से दूर होगी। और अगर हम लोग मान लें कि -Q आवेश के कारण E2 है तो E2 की जो दिशा होगी वह आवेश की ओर होगी। यहाँ पर E2 की दिशा आ गई आवेश की ओर। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो E1 और E2 ना तो समान दिशा में है और ना ही विपरीत दिशा में है, इसलिए ना तो ये जुड़ेंगे ना घटेंगे। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? हमेशा वियोजन करते हैं सदिशों का, या कहा जाए सदिशों का घटक करते हैं। अब हम द्विध्रुव के समांतर यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं। यहाँ पर यह कोण थीटा है तो इस कोण को भी हम लोग थीटा मान लेते हैं। E1 और E2 के लंबवत और ऊर्ध्वाधर घटक वियोजित करते हैं। यहाँ पर E1 का यदि घटक लेंगे तो इस तरफ क्षैतिज घटक होगा E1 cos थीटा
और लंबवत घटक की बात करें तो लंबवत घटक होगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार से E2 के घटक को अगर यदि करें तो E2 का घटक होगा क्षैतिज E2 cos थीटा और E2 का लंबवत घटक होगा E2 sin थीटा। ठीक है, क्या बताया कि यहां पर सबसे पहला काम क्या होगा, हमें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हम लोगों ने एक बिंदु P मान लिया। इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण ज्ञात करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। तो प्लस Q आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुदिश बाहर की ओर होगी और माइनस Q आवेश की ओर होगी, जिस कारण से ये दोनों किसी कोण पर हैं, इसलिए इनके हम लोग घटक करेंगे। हम लोग AB के समांतर एक क्या करते हैं, यहाँ पर रेखा खींचते हैं। यदि यहाँ पर कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा होगा संगत कोण से। इसलिए E1 के यदि घटक करने जाएंगे तो E1 cos थीटा और E2 sin थीटा होगा, और E2 का यदि घटक करने जाएंगे तो E2 cos थीटा और E2 sin थीटा होगा। अब बात करते हैं आवेश से दूरी कितनी होगी। तो देखिए, आवेश से दूरी यदि लेनी है तो द्विध्रुव की दूरी होती है 2L, तो मध्य बिंदु से यह दूरी हो गई L और ये दूरी दी गई है R। तो यहाँ पर यह कोण 90 अंश का है, इसलिए ये कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसलिए यह दूरी जो आई आवेश से बिंदु P की वह कितनी हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम यदि हम लोग यहाँ प्लस Q आवेश से दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो यह दूरी भी कितनी होगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। अब बात करते हैं E1 का मान कितना होगा। कहने का मतलब है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, और E1 का मान कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन में होता है R स्क्वायर। तो यहां पर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का वर्ग होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हम माइनस Q आवेश के कारण हम ध्यान दें तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह कितनी मान लेते हैं, E2। तो E2 बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में, यहां पर भी दूरी कितनी है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां हम लोग देख रहे हैं कि E1 और E2 का जो परिमाण है वह कैसा है, बराबर है। इसलिए यदि हम लोग घटक करने जाएंगे तो E1 sin थीटा ऊपर की ओर घटक है और E2 sin थीटा नीचे की ओर घटक है, और दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण यह दोनों क्या हो जाएंगे, घटकर 0 हो जाएंगे, या कहा जाए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसके कारण, तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण प्राप्त होगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहां पर ये दोनों घटक एक दूसरे के विपरीत में है, निरस्त हो गए। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों समान दिशा में है, इसलिए दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो अतः यदि हम लोग निकालना चाहते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। देखिए E1 और E2 आपस में बराबर हैं, मान में दोनों के मान आपस में बराबर हैं, तो दोनों को जोड़ दें, या फिर हम क्या करें, दोनों जब मान बराबर है तो या तो हम 2 में से गुणा करवा देते हैं,
कहने का अर्थ है दोनों को या तो अलग अलग जोड़ लीजिए या तो 2 का गुणा करके लिख सकते हैं E1 cos थीटा। अब यहां पर E1 का मान जो प्राप्त है वो रख देते हैं, तो E बराबर आएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। अब इस वैल्यू में यदि हम लोग ध्यान दें तो कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, और कॉस थीटा का मान हम लोग इस वैद्युत द्विध्रुव में यह त्रिभुज दिया गया है इस जगह से प्राप्त कर सकते हैं। कॉस थीटा होता क्या है? तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा? कोण के साथ वाली भुजा, तो कितनी है? L है। कर्ण क्या है? 90 अंश के सामने वाली भुजा, तो कितना है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यदि हम लोग कॉस थीटा लिखना चाहते हैं तो कॉस थीटा का मान होगा L अपॉन में √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या बताया गया कि कॉस थीटा का मान कितना होगा? L बटे में √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम लोग यहां पर मान रख लेते हैं, और मान रखने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पर जब हम लोग मान रखेंगे E की वैल्यू का तो आएगा कितना? देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा है। कॉस थीटा का मान रख लेते हैं, कितना है मान? L अपॉन में √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। साथ में यहां पर 2 का गुणा है तो 2 का यहां पर क्या करते हैं? गुणा करा देते हैं। अब हम लोग ध्यान दें तो यह लिखा है 2QL, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इससे पहले कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, या इसी को बोल सकते हैं 2QL। तो यहाँ पे 2QL के स्थान पर हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण P रख देते हैं। E का मान कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में, यहां ध्यान दें तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यह भी लिखा है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यह भी लिखा है। यहां पे घात कितनी है? 1 है, और यह घात अंडर का मतलब 1/2 है। गुणा में घातें जुड़ेंगी तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घातें 3/2। यह क्या होगा? निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। अब हम लोग जानते हैं कि L अल्प दूरी है, तो इसलिए L का मान जो है वह R से काफी छोटा होगा। अतः R स्क्वायर का मान L स्क्वायर से और भी अधिक बड़ा होगा, जिस कारण से L स्क्वायर को हम लोग नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। इस कारण से यहां पर L स्क्वायर हट जाएगा तो आएगा कितना? E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में, यह 2 घात से 2 घात कट जाएगी, कितना बचेगा? R³। यह वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा हुआ है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अक्षीय स्थिति में कितना निकला था मान? अक्षीय स्थिति में निकला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R³। और निरक्षीय स्थिति में क्या प्राप्त हुआ हमको? निरक्षीय स्थिति में प्राप्त हुआ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R³ प्राप्त होता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं।